कफन पे मोहम्मद का नाम लिख देना। और ये शेर बतौर खास कि मैं क्या करूं गल कबूले के बादशाही के, मैं क्या करूं गल कबूले के बादशाही के, मैं क्या करूं गल कबूले के बादशाही के, मैं क्या करूं गल कबूले के बादशाही के। हमें तो सिर्फ नबी का गुलाम लिख देना, हमें तो सिर्फ नबी का गुलाम लिख देना। और या खुशी मेरे कफन पे मोहम्मद का नाम लिख देना। और जहां जहां मेरे आका का नाम लिखा हो, कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां जहां मेरे आका का नाम लिखा हो, जहां जहां मेरे आका का नाम लिखा हो, जहां जहां मेरे आका का नाम लिखा हो, वहीं वहीं पे दुरूदो सलाम लिख देना, वहीं वहीं पे दुरूदो सलाम लिख देना। मेरे कफन पे मोहम्मद का नाम लिख देना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हज़रात आ चुके हैं, कुछ लोग देरी के लिए थोड़ी माफ़ी चाहूँगा कि एक पेशेंट आ गए थे हमारे हरियाणा से, कि साहब आए थे, हमको पता चला हमारे किसी डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए, तो उनको देखने में थोड़ा वक्त लग गया। हर इंसान की जिंदगी का ना एक मकसद होता है, और हम यहाँ पर किसी मकसद के तहत जमा हुए हैं। 4 चीजें हैं जिसके ऊपर हमारी जिंदगी का जो है पूरा कंप्लीट दारोमदार है। पर्पस बोलते हैं ना, इसको जापानीज के अंदर अकीगाय बोलते हैं, AKIGAI, अकीगाय। ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क कौन सा है? जापान है ना। सबसे ज्यादा इन्वेंशन वहां पे होती है, सबसे ज्यादा मतलब बोलते हैं ना कि एक छोटा सा कंट्री होने के बाद में, हिरोशिमा नागासाकी के बाद डिस्ट्रॉय होने के बाद में आज दुनिया में टॉप पर खड़ा हुआ है। तो सिंपल सी कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं जिसे हमें नहीं बल्कि हर इंडियंस को इस्तेमाल करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उस टेक्निक के ऊपर मैं बात करूंगा। 4 क्वाड्रेंट है, अगर मैं उसमें थोड़ा भी नीचे ऊपर बोलता हूँ तो हो सकता है कि आप नीचे ऊपर हो जाए। 4 खाने होते हैं लाइफ में। इंसान की जिंदगी का पर्पस वो होता है जिसमें नंबर 1 के ऊपर अगर हम देखें तो हम वो काम करते हैं जो हमें पसंद होता है। सही है, हम वही काम करते हैं जो हमें पसंद होता है। ये क्वाड्रेंट में आता है, यानी एक हिस्से में ये आता है। तो ये हमारी जिंदगी का एक पार्ट होता है। उसके बाद में एक पार्ट होता है जो हमें पसंद ही नहीं होता, लेकिन फिर भी हम वो करते हैं किसी मजबूरी के तहत। जैसा अगर मैं अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जब मैं जॉब करता था तो MNCs यानी मल्टीनेशनल कंपनीज में मैं
हायर अथॉरिटीज पे जब मैंने वर्क किया, तो बात कर रहा हूँ मैं 2008-9, उस वक्त मेरा टेक होम सैलरी, उस वक्त यानी टेक होम सैलरी मतलब मुझे जो कंपनी घर पे जो पैसा आता था कट कटा के, वो 82,000 रुपया था। और फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया और ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन कर दिया कि अब मैं कोई R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कोई काम नहीं करूंगा। तो 2009 का 82,000 रुपया आज की डेट में आप कैलकुलेट करते हैं, उस वक्त में डॉलर की कीमत जो थी सम अराउंड 48 रुपीज थी और आज उससे डबल है, यानी महीने का मेरा 2.25 लाख रुपया एग्जैक्ट बनता है। और इंक्रीमेंट जो होता है तो वो 2.5 लाख रुपया महीना। लेकिन क्योंकि वो मुझे करना था, वो कहते हैं ना कि वालिदैन बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा सो एंड सो कंपनी के अंदर काम करता है और उसके बताए हुए प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्ल्ड के नंबर 1 ब्रांड बनते हैं। आपने एक ब्रांड का नाम सुना होगा हिंदुस्तान के अंदर, बहुत कॉमन है, O2 नाम सुना है आपने? O2 करके एक कंपनी का ब्रांड आता है, O2 नाम से आता है। और मैं इस बात का फख्र महसूस करता हूँ कि वो प्रोडक्ट मेरे सुपरविजन में लॉन्च हुआ था, तो मैं उसका एक पार्ट था, एक हिस्सा बना था। तो लॉन्च हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान का नंबर 1 ब्रांड है आज। फिर उसके बाद में जिस कंपनी में मैंने अपना करियर शुरू किया था, तो छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं हमारे। तो एक जायटी करके एक ब्रांड था, जैसा कल्याण लाइफ केयर के अंदर भी अगर आप देखोगे तो कुछ ब्रांड्स आज भी ऐसे हैं जिसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करते हैं और वो जरूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो जाए। जैसे नाभि ड्रॉप्स ऑयल आपने देखा होगा, पता है ना नाभि ऑयल? आवाज में जी नाभि ऑयल करके एक आता है। अगर वो ब्रांड की मैं तारीफ करने लगूं तो 2 घंटे निकल जाएंगे। हर बीमारी नाभि में डालना है 2 ड्रॉप्स, हर बीमारी का इलाज से हो जाता है, यानी हार्ट के ब्लॉकेजेस से लेकर स्किन डिजीज तक के उससे खत्म होती है। लेकिन वो ब्रांड इतना सक्सेसफुल हमारे यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको बोलते हैं ना खाली बस्ते में डाल दिया गया था कि नहीं चलेगा। लेकिन उसके ऊपर फिर हमने मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह फिर से वो ब्रांड पिकअप हुआ है। उसी तरीके से आज हर किसी को डबल स्टेम और ट्रिपल स्टेम सेल पता है। डबल स्टेम सेल का जब मार्केट में बूम आया, फिर वो नीचे गया, तो उसके बाद में कंपनी सोची कि क्या करना चाहिए, चलता था। फिर हमने उसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बदली, थोड़ा सा एक इंग्रेडिएंट बढ़ाया और ट्रिपल स्टेम सेल मार्केट में लेके आए। और अल्हम्दुलिल्लाह डबल स्टेम और ट्रिपल स्टेम सेल्स के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से कि जो चीज हमें पसंद है हम वो काम करें तो उसमें हमें सक्सेस मिलता है, ये क्वाड्रेंट। दूसरा क्वाड्रेंट होता है हमारा कि जो काम हमको पसंद नहीं है फिर भी करना पड़ता है मजबूरी के तहत। जैसे बहुत से उलमाए-ए-दीन हैं हमारे यहाँ पर, वो चाहते हैं कि यार अब बस हो गया, अब हमें कुछ करना है ना, तो हम यहाँ पर हैं। एक चौथा काम ऐसा, तीसरा काम ऐसा होता है कि जिस काम के बारे में हमें मालूमात होती है लेकिन हम वो काम करना ही नहीं चाहते। मालूमात तो बहुत कुछ है लेकिन हमारा दिल गवारा नहीं करता कि नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे सबसे आसान तरीके से जो पैसा कमाने का तरीका है वो क्या है? बड़ा आसान है, एक शेर के जरिए समझ में आ जाएगा कि है कि न जाने किसका हक मार के घर में दौलत लाए हो, उस पर सितम ये कि उसमें भी बरकत चाहिए। तो ये जो नंबर 2 वाली कमाइयां होती है जो बड़ी आसान होती है। दिख तो लिक्विडिटी रहा है ना, लोगों का लाइफ स्टाइल जबरदस्त, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लेकिन क्या ये काम आप करना चाहोगे? कोई भी नहीं करना चाहेगा, है ना। एटलीस्ट हम तो इसके बड़े खिलाफ हैं। तो एक वो काम होता है, इसके बारे में हमें पूरी मालूमात है लेकिन हमारा दिल गवारा नहीं करता, तो इसकी वजह से फिर हम वहां से पीछे हट जाते हैं। और चौथा होता है कि ये काम मुझे आता भी नहीं और करना भी नहीं है, ठीक है। तो अब ये 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर हम कौन से एनालिसिस में बैठते हैं वो हमको डिसाइड करना है। 2 काम बड़े आसान हैं, जिस काम में हमें इंटरेस्ट है वो काम करो, तरक्की जल्दी करेगी।
दूसरा काम हमें आता है लेकिन जान पे आता है, तो आपको इंटरेस्ट लेवल बढ़ाने के लिए बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो वो काम में आपको सक्सेस मिलता है लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता मिलता है। और बाकी दो छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमें जाना नहीं है उस लाइन पे, और चौथा जो है तो करना ही नहीं क्योंकि उसमें हमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो यही चीजें जो है तो इंटरनेशनली बढ़ावा अपने आप को देने का या अपने आप को स्टेब्लिश करने के 4 ही पैरामीटर्स जिंदगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद में हम देखते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ की अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी का अगर मकसद हमारी समझ में आता है एज फॉर द बिजनेस पार्ट इज कंसर्न, जहां तक कि आज हम सब बिजनेसमैन हैं कि नहीं आप बताएं, भले हम हिम्मत कर रहे हो लेकिन हम बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं, सही माने में बताएं है। तो इसके अंदर जो छोटी छोटी टेक्निकलिटीज होती है ना चीजें, उसको हमको ध्यान पे रखना है कि बहुत से हज़ार जो हैं तो एक हेवी टर्नओवर के ऊपर बिजनेस करते हैं, कम प्रॉफिट ऑफ मार्जिन के ऊपर। ऐसे बहुत सारे लोगों को लाता है, इधर लिया इधर टर्नओवर किया, 2 पैसा मिलता है। सेम पॉलिसीज है, सिंधीज है, मारवाड़ीज पॉलिसीज जिसको हम बोलते हैं। वो शुगर खरीदते हैं 100 रुपये की, अगर उन्होंने बोलते हैं ना एक 100 किलो का अगर गोनी लेकर आया उन्होंने तो वो 100 रुपये से ही बेच देते हैं। लेकिन वो जो गोनी होती है ना, गोली जो होती है, वो बोलते हैं कि ये मैं नहीं दूंगा क्योंकि वो 30, 40, 50 रुपए की वो बिकती है, वो उनका प्रॉफिट होता है। अब तो हम क्या करते हैं कि उसको रिटेल में बेचते हैं और ये टर्नओवर पे बिजनेस करते हैं। तो जब हम टर्नओवर पे बिजनेस करने लग जाते हैं तो हमारे हाथ में पैसा खेलता है। टर्नओवर पे जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारे हाथ में पैसा खेलता है, और जब पैसा हाथ में रहता है तो फिर कोई टेंशन का काम ही नहीं है। 2 पैसा कम मिले बोलते हैं ना कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सॉरी कौन से साहबी हैं हमारे, नहीं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका उसूल भी यही था, ऐप दिखाकर माल बेचो कि भाई मेरे प्रोडक्ट में, मैं आप लोगों ने शायद गौर किया होगा कि मैं स्ट्रिक्ट मना करता कि ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल मत करो क्योंकि आपको इस्तेमाल का तरीका पता नहीं है, रिजल्ट नहीं आएंगे तो एक आदमी 4 लोगों को बहकाएगा और हमारी प्रैक्टिस शुरू होने से पहले ही ठप हो जाएगी। इसलिए आसान केसेस पकड़ो, क्योंकि देखिए कोई भी चीज के लिए ना एक छोटा सा एक आइडिया होता है, जब हम उस आइडिया के ऊपर वर्कआउट करते हैं तो वो काम करता ही करता है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम यहाँ पर बैठे और मैं हर बार पैसों की बात करूं, हर बार तो शायद मैं अपने आप को लालची कहूंगा या आपको लालची बना रहा हूं, ऐसा भी कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जब तक के हम डिसिप्लिन वे में काम नहीं करेंगे हमें कोई चीज समझ आनी नहीं है। आज आप लोगों ने इतने, मैं कह रहा हूँ ना कि जो बुक्स आपने लेकर गई हैं, लिखे हैं आप लोगों ने फॉर्मूले, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 50% बुक्स मिसप्लेस हो जाएंगे, बच्चे फाड़ के फेंक देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि बारीक सी किताब है। बहुत से लोगों ने मोबाइल में नोट डाउन किया है, एक फॉर्मेट मारेंगे उसमें क्या लिखा था सब गायब हो जाएगा। लेकिन जब तक कि हम उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार उसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो चीजें होने वाली नहीं है। तो और ऐसा भी नहीं है कि ये चीजें सारी चीजें अवेलेबल है, हर चीज इतना सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव हो चुका है कि आपको हर चीज की, मतलब बोलते हैं ना कि मुझे जैसे 50 से सैकड़ों लेक्चरर्स आपको मिल जाएंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे, स्ट्रेटेजी मेकर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो लाइव सेशंस होते हैं 1-to-1 में, तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि सारी चीजें अगर हम इंटरनेट से सीखने लग जाए तो फिर असातिज़ा की जरूरत ही नहीं रहेगी, है ना। लेकिन जो फीलिंग होती है ना, जिसको हम वाइब्स कहते हैं, वाइब्रेशंस, यहाँ पर हम बैठे हैं तो यहाँ से हर बंदे से पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकल रही है। हर बंदा एक अच्छी सोच के साथ बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ का माहौल ज्यादा ही ठंडा है। आप यकीन कीजिए 32 का भी अगर हजरत में टेम्परेचर कर दो ना तो ये कूल लगेगा, प्लेजेंट लगने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी वाइब्रेशंस आ रही है। इसीलिए जब हम मसाजिद वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे हमें बड़ा सुकून का एहसास होता है। उसकी वजह यह है कि हम सारी चीजों को बाहर रखते हैं, निगेटिविटी को, और एक पॉजिटिविटी के साथ अंदर जाते हैं और उसके बेनिफिट्स हमको मिलना शुरू हो जाते हैं। और ये एक साइंस है,
ये एक साइंस है। तो अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, हम अपने काम की बात करेंगे। साथ ही साथ जी जमाई आ रही है। अच्छा, बस जमाई के नाम पे बाहर जा रहा हूँ तो ऐसे बहुत ज्यादा कूलिंग कर रहा ठीक नहीं बराबर है। ठीक है, मतलब इतना भी ठंडा नहीं होगा जी। तो मैंने कुछ चीजें आप लोगों के सामने जो बताई है, तो 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो अपने आप को एनालाइज करने का सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें अच्छा हूँ मुझे वही काम करना है। आज और अभी से आप पॉजिटिव थॉट्स अपने आप को देखिए, मैं एक बहुत अच्छा हकीम बन चुका हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मतलब जो चीज हुई नहीं है उसी के बारे में हमको सोचना है कि आप एक अच्छे हकीम बन चुके हैं। एक्सरसाइजेस भी होती है और एग्जैक्टली इतनी पावरफुल टेक्निक्स है ये हमारी जिंदगी के लिए। अच्छा, ना सिर्फ ये, मैं आपको बता दूं कि आप उस लेवल के हकीम बन सकते हैं हजरात कि आप किसी को अगर हाथ लगाए ना तो बिना मेडिसिन के भी अच्छा हो सकता है। बराबर है, सिर्फ आपको उसको हाथ लगाने की और पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने हैं। इंशाअल्लाह उसकी आधी बीमारी वैसे ही खत्म हो जाएगी। सिर्फ उसके लिए हमारा पॉजिटिव होना, हम कितने एनर्जेटिक हैं। इसलिए मैं उन से कहता हूं कि अपने फिजिकल फिटनेस के ऊपर आप ध्यान दीजिए। बराबर है, इतना फिट एंड फाइन होना चाहिए कि जब पेशेंट आपके पास में आए थका हुआ तो उसको ये ना लगे कि यार ये मेरा इलाज करेंगे क्या। थका हुआ है। सही कह रहा हूं, मतलब सही बिल्कुल सही। तो वो जो वाइब्रेशन आनी चाहिए, तो उसके अंदर ये फीलिंग आना चाहिए कि यार इनके पास में आया हूँ और इंशाल्लाह मैं सही जगह आया, तो फिर आपकी बल्ले बल्ले, राइट। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है सर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। जैसा अगर मैं कहूँ कि नॉर्मली हम फ्रेंड्स में जब बात करते हैं तो किस तरह से बात करते हैं। जैसा छोटे बच्चे को आप पूछो कि बेटे तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, तो माँ बाप की वही ख्वाहिश होती है। कोई अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई वकील बनाना चाहता है। माँ बाप चाहते हैं, लेकिन माँ बाप ये भूल जाते हैं कि एक वकील के साथ में आप कैसी बात करते हैं, एक IAS ऑफिसर के साथ में आप कैसी बात करते हैं, करेक्ट। आप बच्चों के साथ में इधर से उठ, उधर बैठ, चल उधर उठ, ये कर वो कर, तो आप भूल जाओ कि आपका बच्चा कलेक्टर कमिश्नर। लेकिन अगर आप उसको ये फीलिंग दोगे कि बेटे तुम कलेक्टर हो और हम तुमसे ऐसी ही बात करेंगे जैसे तुमसे लोग बात करते हैं, तो यकीन जानिए उसके अंदर वो क्वालिटीज डेवलप होना शुरू हो जाती है। ये एक जनरल बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें असातिज़ा भी हैं हमारे। सेकंड ये होता है कि जो चीजें आप यहाँ से सीख रहे हैं, जैसा इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस AI से रिलेटेड सारी चीजें होंगी, तो उसके पीछे सरदार साहब का मकसद ये है कि आप तो सीखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो है आप अपने बच्चों के अंदर वो चीजें सिखाना शुरू करेंगे तो उनके अंदर एक इंटरेस्ट लेवल बढ़ेगा। सही है, और उनको पता चले, क्योंकि मैंने ये गौर किया हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप दीनवी एतबार से बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन दुनियावी एतबार से हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। जो चीज हमें अच्छी लगती है जरूरी नहीं कि वो सभी को अच्छी लगे। और ये जो प्रोफेशन जिसमें हम आए हुए हैं ये बहुत सोफिस्टिकेटेड डेलिकेट प्रोफेशन है, क्योंकि आपके पास में आने वाली ख्वातीन भी होंगी, जवान बच्चे भी होंगे, बच्चियां भी होंगी, है ना। क्यों? क्योंकि आपकी कहते हैं ना कि अटायर के ऊपर जो अपीयरेंस जो आप दिखते हैं उसके हिसाब से आपके पास में हर तरह के मर्ज आएंगे। और हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो एक स्पेशल कम्युनिटी के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हर वो बंदा आपके पास में आए, नाम सुनकर आए कि मौलाना असरार एक अच्छे हकीम है, ये मौलाना सद्दाम एक अच्छे हकीम है, ये हमारा फैजान बड़ा स्मार्ट बंदा है ना। उस हिसाब से
कुछ चीजें और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों से मतलब 3-4 दिन हो गए मैं तमाम उलमाओं को भी गौर करता हूँ। मैं चलते चलते ही सब पता कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं मौलाना कासमी के साथ में बड़ा डिस्कस करता रहता हूँ हमेशा। है क्यों सो गए इसीलिए जगह है। मुझे पता चलता है यहाँ पे खड़े रह के मैं सबको देखता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी हम पेशेंट के साथ में बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। कभी कभी ये होता है कि हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और कुछ इस तरह के सवालात हो जाते हैं कि जिसकी वजह से ये लगने लगता है कि गड़बड़ हो गई, खास तौर से ख्वातीन के मामले में। और इनके जो जैसा भी वाइट डिस्चार्ज की बात है, ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के अंदर आदमी लोग खुलकर बात नहीं करते हैं, वो कोने में लिया के आपको पूछते हैं। और बिजनेस शुरू करने का तरीका ये है, मैंने सिखाया था बहुत से लोगों की कि अगर आपको अपनी प्रैक्टिस को बढ़ावा देना है, या लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप हकीम बन रहे हैं या क्या बन रहे हैं, या आप तो सर्टिफाइड हकीम हो गए ना। कल इंशाल्लाह जब आपके हाथ में सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे तो आप सर्टिफाइड हकीम बन चुके हैं। लेकिन अब पता ये है कि लोगों को कैसे पता चले कि आप हकीम बन चुके हैं, तो उसका तरीका क्या होगा। तो पब्लिसिटी भी जरूरी है ना। आप थोड़ी भी मस्जिद में ऐलान करोगे, बराबर है ना, या जुमा के बयान में बोलोगे, लेकिन आपको एक हल्का सा पूछते हैं ना, पिल्लू छोड़ना रहता है। मैं उसकी टेक्निक्स भी बता देता हूँ, बड़ी आसान है, लेकिन लोग करते नहीं है। लेकिन आप लोग जरूर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जब उलमाए, क्योंकि मैंने देखा है कि सेम फीदर फ्लॉक्स टुगेदर एक कहावत है कि तमाम उलमाओं के दोस्त कौन होंगे, सब उलमा ही होंगे, बराबर है। और हम कौन से टॉपिक पे बात कर रहे होंगे, दीन की बातें होंगी, या फिर कोई पॉलिटिकल इशू पे बात होगी। इससे ज्यादा हम कोई कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं क्या? कुछ लोग मस्जिदों का रोना रो रहे होंगे, कुछ सैलरीज की बात कर रहे होंगे, कोई मतलब बस यही टॉपिक्स, इसके आगे हम बात नहीं करते हैं। लेकिन जिस दिन हम लोगों ने ये तमाम चीजें छोड़कर अपना एक फ्रेंड सर्कल या हाय हेलो वाला सर्कल बढ़ाना शुरू किया, उस दिन आपकी प्रैक्टिस बढ़ना शुरू हो जाती है। इस चीज का आप ख्याल रखें, क्योंकि होता क्या है ना कि एक तो इनहिबिशन, थोड़ा सा डर होता है ना कि यार मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं, वो हम अपने आप में ही क्या बोलते हैं, झिझलाते रहते हैं कि मैं कैसे बताऊं कि यार मैं एक अच्छा हकीम हूं। ऐसा होता है। तो वो बताने के तरीके क्या होने चाहिए, है ना। घड़ी देखें, चलो यार मैं निकलता हूँ, मेरे सेमिनार का टाइम हो गया है, आज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो काय की मीटिंग है, नहीं ऑनलाइन मीटिंग है। अब आपने क्या किया है, एक मीटिंग छोड़ दिया है, और सिर्फ 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए गायब हो जाइए। वो आपको जब लगेगा तो बोलेगा हो गई मीटिंग, काय की मीटिंग थी, तो फिर आपकी स्टोरी चालू। बहुत सही है ना, आपकी स्टोरी शुरू हो गई। अरे नहीं हुआ, ऐसा था, अच्छा था, अभी आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, आपने देख लिया कि अब ये कहाँ आने वाला है। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन था यार, ये वो मर्दाना कमजोरी के ऊपर क्या बता और फिर कोने में बुलाता था, 2 मिनट आओ ना इधर। सही है ना, हो गया आपकी रोजी रोटी चालू, फिर निकाले डब्बी। यहाँ से शुरू होता है। जब उसको पहला कैप्सूल लेने के बाद में सरदार साहब ने बड़ा अच्छा कहा था कि भाई जब आपको डर लगने लगे कि ये क्या होता है, मस्जिद वाले मेरे को दम दे रहे हैं, तो कैप्सूल खिला दो, उसी को खिलाना जो निकालने की बात करता है, जरा कोने में आओ, ये खा के आओ, फिर वो खामोश खड़ा रहेगा आपके सामने। तो ये सारी चीजें होती है। तो ये मतलब बस यही टेक्निक्स हमें अपनानी है जी। और दूसरे ये है कि देखें, कहते हैं ना कि बहुत से एक किसी ने ना एक सर्टिफिकेट बनवाया है। देखो लोग कितने स्मार्ट होते हैं, कितना प्रोफेशनल वे होता है लोगों का सोचने का। एक साहब है जिन्होंने अपनी होने वाली मिसेस के लिए एक सर्टिफिकेट बनाया, होने वाली अभी शादी उनकी होने वाली है, उनका सर्टिफिकेट पहले ही बनवा दिया। उसका रीजन क्या है, रिव्यू डॉक्टर है, हकीमा है, तो उसको मोटिवेशन मिलता है और लोगों में चर्चा होती है। अब हमारे घरों की भी ख्वातीन जो है पढ़ी लिखी ही होगी कहीं ना कहीं, सही है, तो आप उनके साथ में डिस्कस करते 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 अपना क्लाइंट बेस बढ़ाएं कि वो उनसे डिस्कस करें, वो आपसे डिस्कस करें और दवाई पहुंचती रहे।
यदि ये इतना आसान है हजरत, ये जहां से लगे ये हो गया पैसा बनाना, आपने लोगों को काम पे लगा दिया ना। इसके आगे की स्टेप बताऊंगा तो उस पे तो आप और परेशान हो जाएंगे कि डॉक्टर साहब क्या क्या बता रहे हैं। एक्चुअल में यही होता है। अभी जो हजरत आए थे, इनको सिर्फ अस्थमा का प्रॉब्लम है, इनके छाती में कफ जमा हुआ है, लेकिन डॉक्टर ने इतना डरा दिया उनको, इतना डरा दिया कि उनको ऐसा लगने थे मुझे कुछ कैंसर जैसी कोई मुझी बीमारी तो नहीं हो रही है। वो बेचारे भाग के आए, मैं भी था, हकीम साहब भी थे। पता चला कि उनको सिर्फ लंग्स का प्रॉब्लम है जो इंशाल्लाह 15 दिन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो इतने डिप्रेशन में चले गए डर डर के, तो फिर हमने जब उनको मोटिवेट किया, चार्ज किया, तो खुशी खुशी निकल गए। तो वहाँ थोड़ा वक्त लग गया। ठीक है, किसी को भी मोटिवेट करना हो, चार्ज करना हो तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उनके ज़हनी कैफियत के हिसाब से आपको बात करनी होती है। क्योंकि हजरत भी थे 6 फीट 2 इंच के, है ना, उनको भी डर लगता है अभी तक ये क्या कर रहे हैं ऐसा। तो बहरहाल ये तमाम तर चीज़ों के ऊपर हम वक्त ना देते हुए फिर से मैं टू दी पॉइंट बात करता हूँ कि हमारी जिंदगी का मकसद 4 कोऑर्डिनेट्स पे टिका हुआ है। कोई रिपीट करेगा, मेरे को बता सकता है? जो एक पसंद हो, खड़े होके जो काम हमको पसंद होता है वही काम करते हैं। 2, वो काम जो हमें पसंद नहीं फिर भी हम अंजाम देते हैं मजबूरी के तहत। 3, जिस काम के बारे में हमें मालूमात होती है लेकिन हमारा दिल गवारा नहीं करता, हमें आता। 4, हमें आता भी नहीं और हमें पसंद करना भी नहीं है, पसंद भी नहीं। हो गया। हालांकि देखो ये बोलने में बहुत आसान है ना, लेकिन जब आप इसको एनालाइज करते हो ना तो आपको पता चलता है कि यार ये बहुत गहरी बात है। 4 पॉइंट्स। थोड़ी देर में चाय भी आ जाएगी। चलिए, थोड़े जो सो रहे हैं, सोने वाले जरा जाग जाओ। ओके, मैं एक फार्मूला लिखता हूँ, ठीक है? मुझे यहाँ पर किसी का कौन सी तारीख को और कौन से महीने को पैदा हुआ है मुझे पता है क्या? नहीं है ना? है किसी का डेट ऑफ बर्थ मुझे याद है क्या? या मैंने किसी से पूछा? ओके, बोर्ड के ऊपर मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ। देखिए, इधर का लेकिन आगे की तरफ गिर जाएगा इसे। अच्छा ऐसा, ठीक, बस एक फॉर्मूला। और इसे आपको थोड़ा सा एंटरटेन भी कर लेता हूं मैं। ये फॉर्मूला लिखूंगा, सब कैलकुलेटर से एक दूसरे से पूछकर कैलकुलेट करना, और करना वैसे ही है जैसा यहाँ पर लिखा होगा। मैं एक बार समझा दूंगा, ठीक है? एक फिगर में आपसे पूछूंगा कि आखिरी का जवाब कितना आया आपका, वो आपको बताना होगा। फिर मैं उसके हिसाब से आपका, अगर मैंने गलत जवाब दिया तो समझना कि आपने कैलकुलेशन गलत किया क्योंकि मैं गलत नहीं बोलता। ओके, फाइन, कोशिश करूंगा। अच्छा, फॉर्मूला इसलिए मुझे देखना पड़ेगा कि अगर मैंने फॉर्मूला ही गलत लिख दिया तो मैं देख लेता हूँ, देख के लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सर आपने लिखा है क्या? चलिए कोई नहीं। देखिए, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं मंथ, यानी जो महीने में आप लोगों का जन्म हुआ, बराबर है? ये लिखा मैंने, ये मंथ, ठीक है? इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देना है, ठीक है? ओके, उसके बाद में उसमें आपको 6 जमा करना है और एक साथ ही करना है। जैसा मन किया, जो जवाब आया उसमें 6 मिला दिए, ठीक है? फिर जो जवाब आएगा उसको फिर 4 से आपको ज़रब देना है, ठीक है?
फिर उसके बाद में आपको उसके अंदर 9 जमा करना है आसान। फिर ये जब जितना पूरा हो जाएगा, इसका जवाब जो भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, उस जवाब को, जो जवाब आएगा उसको फिर से आपको 5 से गुना करना है, ठीक है। उसके बाद में जो भी जवाब आएगा यहाँ पर, ठीक है, x y z जो भी आएगा, ठीक है, x कर दिया, उसके अंदर आपको किसी को बोलना नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है। यहाँ पर आपको उसके अंदर आप जो तारीख को पैदा हुए वो लिख देनी है, और जो भी नंबर आएगा वो आप मुझे बोलोगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप कौन से महीने की कौन सी तारीख को आपको जन्म हुआ है। इंटरेस्टिंग, बहुत जबरदस्त। जिनको नींद आ रही हो पहले करें, शुरू करें, लिखो। डॉक्टर साहब, ये मंथ के बाद 1 to 5 के बाद प्लस बराबर करने के बाद 6 जोड़ना है ना? हाँ, मान लीजिए 7वां महीना है तो एग्जाम्पल 7 × 5 = 35 प्लस 6 उसके बाद फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, 35 जमा 6 कितना हो गया? 41। जी 41 गुणिला 4 जो आएगा +9 बराबर जो भी आएगा उसको फिर 5 से ज़रब देना है, जो भी आएगा, ठीक है। 7 नहीं है कहीं पर, कहाँ 7 है? वो है नहीं, वो तो आप अपने साथ जोड़ दीजिए। आप अपना बात लिखना है किस साथ में ये 6 होगा। समझ आया? ये मंथ है, सर एक करके दिखा दीजिए। तो पहले करना है तो सब चलो एक काम कीजिए, कोई एक बंदा मुझे एक्चुअल बता दो तो समझ में आ जाएगा, फिर आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, कौन बताएगा अपना डेट ऑफ बर्थ? 1980 हाँ, 2 to 1980 1988 मंथ बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ मंथ, कौन सा महीना? 5वां महीना, 5वां महीना। हाँ, ये 5वां महीना, 5 गुणिला 5 कितने हो गए? 25, ठीक है। 25 जमा 6 कितने हो गए? 31। 31 गुणिला 4 कितने हो गए? 64 124 में फिर कितने जोड़ने हैं? 9 कितने हो गए? 133। हाँ, 133, ठीक है। 133 आ गए यहाँ तक कि अब ये 133 जो है इसको फिर 5 से ज़रब देना है, ठीक है। कितने आ रहे हैं? कैलकुलेट करके बताओ। 665, ठीक है। उसके अंदर फिर आपको आपका तारीख कौन सी थी आपकी पैदाइश की? 2/2/1980 तारीख बोलिए। 5 बार इसका महीना तारीख बोलिए, तारीख। 15/5/1995। अरे बोलो ना, आपका कितना था? इसका मंथ 5 था, उनकी तारीख भी 15। हाँ, अब वो भी 15 है। आप इसमें 15 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 680 70 675 हो रहा है? 680 80 होगा 680 बराबर है ये, ठीक है। यहाँ तक क्या आपको करना है, ठीक है। और बस ये वाला नंबर मुझे बताना है आपने, इसके अलावा मुझे कुछ बताने की जरूरत समझ करो। एक्सरसाइज है, नींद उड़ जाएगी। 370 सर। कहाँ से था? ये इसको देखो ही मत आप, ये तो मैंने किसी का किया है, ये जो ऊपर में है वो बोल रहा हूँ। इसका आया 370 मेरा। एक मिनट 1 by 1 खड़े होके बोलिए। 370। मैं भी कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। कितना आया आपका? 370। ठीक है।
300 नहीं 370 नहीं, आप गलत हैं। सर 617 हाँ 617 वाला से आप कॉपी से कीजिए। 680 सर आप 5वें महीने में 15 तारीख को पैदा हुए थे। यस सर, 5वें महीने की 15 तारीख को आपका जन्म हुआ था, करेक्ट? तो आप कुछ तो हाँ ताली वाली हाँ, और बोलिए। हाँ कौन है? 684 आप हैं। 684 आप 5वें महीने की 19 तारीख को पैदा हुए। सही है? 265 गलत है आपका, कैलकुलेशन गलत है। मैं यहाँ से बता देता हूँ। 979 बोले तो 979 ना, 979। आप 8वें महीने की 14 तारीख को पैदा हुए थे। 1190 अगर मेरे हिसाब से आप 10वें महीने की 25 तारीख को पैदा हुए थे। कितना माइनस कर रहे वो ढूंढ लेना, ठीक है? देखिए इससे कुछ नहीं हुआ, मैंने आपकी सिर्फ नींद उड़ाने के लिए चीजें की थी। उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा ये होगा, किसी और भी नहीं। ठीक है? कितना है? 580 देख लेते हैं। चौथे महीने की 15 तारीख। 265 नहीं, गलत वही आ रहा है। 265 का देख लेता हूँ भाई मैं, मतलब ही मैं गलत क्या, ठीक है? भाई चलिए अभी हकीम साहब तशरीफ फरमा है पेशेंट देखने के बाद में, तो पहले ये है ना, हजरत मैंने जो 4 क्वाड्रेंट्स की आपसे बात की थी, आपको याद रहेगी क्या? जो छोटी छोटी टेक्निक्स दिया था, रख दो अभी, रख दो फार्मूला। मैं कितने भाई बहने हैं वो भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है, ठीक है? क्योंकि हकीम साहब आ गए हैं और मैंने जो मेरा 4 कोऑर्डिनेट्स के ऊपर हमारी लाइफ का पर्पस था वो बताया हुआ है। हम लाइफ में किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, हमारी प्रैक्टिस किस तरह से बढ़ सकती है वो बताया, ठीक है? प्रैक्टिस कहाँ से शुरू हो सकती है और उसके रिस्पॉन्स कितने फास्ट आ सकते हैं वो बताया हूँ। और लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि आपको टारगेट बेस्ड काम करना है। हजरत अब मुझे सिर्फ आप लोग हाथ उठा के बताएं कि आप एसएक्स बूस्टर पावर हलवा, शिलाजीत कैप्सूल और हेल्थ ग्रो प्लस क्या एक महीने में 20 डब्बे बेच सकते हैं? अगर हाँ तो हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह नहीं बिकेगा। वही प्रॉब्लम क्या है ना कि हम मूड भी हाथ नहीं उठाते, उसको भी डर लगता है। दिक्कत ये है, उठाओ ना बिजनेस, जब तक कि आप नहीं करोगे तो फिर क्या उठा दिया। और जो हाथ नहीं उठाएंगे तो मैं लिख कर दे सकता हूँ 2 महीने से आप एक पत्र नहीं ठहरोगे, बुरा मत लगने दीजिए। ये जो बीमारी जिसके अंदर हो चुकी वो हमेशा ही मतलब ये दवा जब तक यूज करेगा तब तक वो काम करेगा। हजरत उसको सिर्फ वक्त की खुशी भी मिल गई तो आपको दुआएं देगा। वो परमानेंट तो छोड़ दो, वक्त की खुशी भी उसको मिल गई ना एक ही दिन में,
तो वो आपको दुआएं देगा। परमानेंट वगैरह वो बात की बात है। परमानेंट तो गाड़ी के लिए चलती है 10,000 किलोमीटर गाड़ी जब गड्ढे में फंस जाती किरण आती एक बार निकालते तो दोबारा फंसती नहीं है, लेकिन जब निकालते तो काम चल जाता है ना। मेरे आप वैसे ही समझ लो। जय सर। तो कहने का मतलब ये है कि नहीं, सुनिए ना, सुनिए। हेलो, नहीं आपका कंफ्यूजन सही है। ऐसे मरीज हैं जो 6 महीना खाने के बाद उन्हें एक हफ्ता छोड़े तो फिर वो कंडीशन वही होगी, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। देखिए, कस्टमर्स की कोई कमी नहीं है। एक बंदे के पीछे हम लगेंगे तो फिर तो मुश्किल है, 2 बंदों के पीछे लगेंगे तो भी मुश्किल है, 10 के पीछे लगेंगे तो भी मुश्किल है। दुनिया बहुत बड़ी है साहब। हमारा तो यही मानना है, अगर हम यही सोच के, अगर अब्दुल-रज़्ज़ाक साहब कल्याण लाइफ केयर के बारे में यही सोचते कि मेरी दवाई कौन खरीदेगा, तो आज पैन इंडिया के ऊपर हम काम ही नहीं कर सकते। सही है कि गलत? तो आपका विजन बड़ा होना चाहिए। वही तो कह रहे हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ क्वाड्रेंट के अंदर, मतलब ये आप कौन से क्वाड्रेंट में पता है सर? 4 बताया ना मैंने, 4 हिस्से के कौन से हिस्से में आप बैठते हैं बताइए ना। हाँ, आपको चीजें पता है लेकिन आप करना नहीं चाहते, ठीक है? तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? एकदम बेस्ट एग्जांपल है सर कि मुझे चीजें पता है कि यार ये तो चीजें सही है लेकिन मैं करना नहीं चाह रहा। थर्ड आता है कि जो चीज हमें पसंद नहीं है उसको करो ही मत। क्यों कंफ्यूजन करके? उसमें एक्चुअली वेस्टेज ऑफ टाइम है, टाइम की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। जो चीज मुझे पसंद है, मैं जिज्ञासा में हूँ कि मुझे थोड़ा आता है, मालूमात है, करना चाहता हूँ भाई, खत्म काम, बाकी छोड़ दो। वो क्वाड्रेंट में आप आ जाओ, ठीक है ना? आईने में जाके बैठो थोड़ी देर, रात में आधा घंटा अपने आप को देखो, आप गायब हो जाओगे। क्योंकि जब आप 5 मिनट मौलवी साहब आप अपने आप को आईने में देखते हो, और अभी हम थोड़ी देर देखें और कंटिन्यू आईने में देखें, तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। आपको मतलब पूरा ब्लैंक हो जाएगा, सिर्फ वहां पे मिरर रहेगा आपकी नजरों के हिसाब से। क्योंकि होता क्या है ना कि हमारी जो आंखें हैं बहुत सेंसिटिव है। 1 करोड़ कलर्स पहचानने की ताकत हमारी आंखों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी। 1 करोड़ कलर्स को हम पहचान सकते हैं। और हमारा जो फोकल लेंथ है ना, तो वो किसी DSLR से कई गुना फास्ट है। यानी हमने किसी को देखा तो हमारी नजर जम गई, जबकि DSLR को ना पूरा एडजस्ट करना पड़ता है। इस चीज का भी आप देखें, ये तमाम तर चीजें जो हैं, तो इस चीज का हमको ख्याल रखना है कि हमें हर एंगल से हर चीज के बारे में सोचना है। फिर से मैं कह रहा हूं कि हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीजों के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं। हिकमत लगने को बहुत आसान है, लेकिन इतनी आसान भी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। साहब वायलेंस मत कीजिए इधर से, सुनिए हजरत को, ठीक है? जी लेकिन आप लोग मौलवी हैं, दोपहर में सोने की आदत भी होगी, पूरा रूटीन बदल जाता है और बार बार कहते हैं कि कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ता है? अभी तक क्या सोच रहे थे? हाँ, बस दिक्कत यही है कि हमारे जहन में है कि कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था कि आपको नींद, आराम, सुकून सब साइड में रखना पड़ेगा। बहुत तकलीफ होती है सर, जैसे कि आप लोग भी इस चीज के गवाह हैं, आप खुद भी, कि आप लोगों ने जिंदगी में जो भी चीजें हासिल की है इतनी आसानी से थोड़ी ना हासिल हुई है। टीचरों की वो घड़ियां ना पीठ पे टूटी होगी तब कहीं जाके आप इस काबिल बने हैं। तकलीफ तो आपने भी उठाई है ना, तकलीफें आपने उठाई है। फिर जब हम थोड़े कंफर्ट जोन में आते हैं तो हम बहुत चीजों को लाइटली लेना शुरू कर देते हैं। नींद आती है, हमें भी आती होगी, लेकिन अगर मैंने कल भी ये कहा था कि मैं आप लोगों से सबसे ज्यादा सीनियर हूं यहाँ पर, लेकिन मेरी एनर्जी में आपको 1 रुपये की भी कमी नजर नहीं आएगी। 2 बजे रात में उठाओ, 4 बजे रात में उठाओ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही उठूंगा, बराबर है? तो कहने का मतलब कि जब मैं ये कर सकता हूं तो फिर हम लोगों के लिए चीजें क्यों डिफिकल्ट हैं? आपके सामने सारी जिंदगी पड़ी है,
इस चीज को समझें, आप इस चीज को सीरियस लें, इस चीज को सीरियस लें। मैंने एक चीज अभी गौर किया हूँ यहाँ पर, मैं कुछ लोगों को डे 1 से गौर कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं स्पेसिफिक नाम लूंगा। जैसे मैं इनकी बात कर रहा था, मुनव्वर साहब की, हमारे वो बंदा आप ही की तरह एक है, बराबर है, लेकिन उसने जब जिम्मेदारी ले ली कि मुझे ये करना है, ये करना है, खुद होके ही हमारे पास आए कि अरे डॉक्टर साहब आप थोड़ा रुक जाइए, मैं ये करता हूँ। फिर उसके बाद में साथ में बैठे हुए हमारे ज़हीरुद्दीन साहब, ज़हीरुद्दीन कंटिन्यू एक एक बंदे की खिदमत में लगा है। क्या उसको लेना देना है, डिस्ट्रीब्यूटर ही है ना, वो क्यों आपके गद्दों का इंतजाम कर रहा है, वो क्यों आपकी तकियों के लिए भाग रहा है, उसको क्या एडिशनल बेनिफिट है कंपनी की तरफ से। लेकिन जिम्मेदारी कि एक बोलते हैं ना कि हमने डिसाइड किया है कि हमें अब रोड एंड शोर जुड़ जाना है। अगर आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिए हैं तो फिर आप कर लिए हैं। बोलते हैं ना, आप मुखली में सर दे दिए तो मुद्दल से क्या डरना, करना है और करके दिखाना है। दिखाना किसी को नहीं, लोग देखकर मतलब बोलते हैं ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलना चाहिए यार ये कहाँ जाके आया 3 दिन, ये तो बड़े एटीट्यूड में आ गया, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलना चाहिए। सही कह रहा हूँ? किसने इसके काम कर दिए? नहीं, वो कान वान छोड़ो, लोग 50 बातें करेंगे आपके लिए, दैट इज नॉट एन इम्पोर्टेंट थिंग, वो कोई इशू ही नहीं है। लोग क्या बोलते हैं इधर से सुनने का, इधर से निकालने का, लेकिन डॉक्टर एजाज की बात को इधर से सुनने का और यहाँ पे दबाने का। सही है, तो ही फायदा होगा। फाइन, तो मैं हमारे मोअज़्ज़िज़ हकीम अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और हमें अपनी मालूमात से माशाल्लाह अभी तक बहुत कुछ आप लोगों ने शायद सीखा। तो अब बिला ताख़ीर हम आते हैं, फिर दोबारा से अपने सेशन की जाए और जिस तरीके से आप पहले से लिख रहे थे उस तरीके से फिर दोबारा से लिखने की कोशिश कीजिए। निकाल लीजिए सारी किताबें। तो अभी हम लास्ट जिस बीमारी पर बात किए थे वो बीमारी का नाम क्या है? माहवारी के ताल्लुक से मुकम्मल जानकारी हो गई। तो अब हम एक चीज के ताल्लुक से थोड़ा सा और उसमें बाकी रह गया था, और वो हमारा टॉपिक क्या लेडीज के ताल्लुक से ज्यादातर है। बहुत सारी औरतों को आज के दौर में लिकोरिया के साथ साथ एमसी प्रॉब्लम के साथ साथ एक दूसरी बीमारी बहुत पहले भी होती थी लेकिन कम होती थी, अब बहुत ज्यादा हो रही है, और वो क्या है? ओवरीज में सिस्ट का होना, यानी कि ओवरीज में बच्चेदानी में गांठ का होना। अब गांठ दो प्रकार की होती हैं, एक तो फाइब्राइड होती हैं जो मुकम्मल तौर से चमड़े की, और दूसरा खून की गांठ होती है। जो फाइब्राइड होते हैं उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो नॉर्मल तरीके से गांठें होती हैं जिसको रिपोर्ट्स वगैरह में सिस्ट के नाम से बताया जाता है, उसको हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कल्याण लाइफ केयर की जो दवाई है, अब दवाई का नाम क्या है? सिस्ट केयर सिरप। कौन से 1000 रुपए? ये जो सिरप है सिस्ट केयर सिरप, ये टोटली जिस्म में एक्स्ट्रा फैट वाली जो भी गांठ होती है उन सब के लिए। मेरा कोई हिसाब किताब नहीं है। किसके लिए है? मैंने सिर्फ माहवारी के वक्त दे दिया भाई। लेडीज को तकलीफ होने के बाद, जांच कराने के बाद कुछ चीजें दिखाई देती हैं, क्या? और
वो बात मुकामात पर मारूंगा जब क्या वहीं पे टेस्ट वगैरह जब कराते हैं आप लोग, उसने पैसे लिए वो भाई देगा। कभी कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन फिर भी मेडिसिन जब कोई टेस्ट वगैरह कराते हैं तो दिखाई देती है। और बहुत सारे लोगों को लिपोमा की गांठें होती है, नहीं भाई चर्बी की गांठ, मैंने कहा काम होती है वो मसी मजाक करता अपने में। यहाँ पर होती है बाज लोगों को, यहाँ पर होती है बाज लोगों को, पीछे होती है, बाज मैंने लोगों नहीं को करी कान भाई, के पीछे 13 होती दिन है, तक चलता था, मेरा नहीं। सर में भी हो जाती हैं, होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा लिपोमा की गांठ। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह इस दवा को इस्तेमाल कीजिए, 100% कवर हो जाएगी। सिस्ट केयर सिरप इस्तेमाल करने से ये गांठ मुकम्मल तौर से खत्म हो जाती है। सिर्फ सिस्ट केयर सिरप से ही जिस्म की कोई भी सिस्ट, कोई भी गांठ हो, चाहे ओवरीज में हो चाहे ओवरीज के बाहर हो, और जो हमारा प्रोडक्ट है सिस्ट केयर सिरप, उसमें बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि किन किन गांठों को ये खत्म कर सकती है, उन सब में आप दे सकते हो। अगर ये तो 100% एक ही देंगे तो काम करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम 2-3 महीने के बजाय 1-2 महीने, 1 महीने के अंदर अंदर ही अगर प्रॉब्लम को क्लियर करें, तो उसके लिए कौन सी चीज इस्तेमाल की जाएगी साथ में छोड़िए, उसके मौलाना वो देख लेंगे उसको। सिस्ट केयर सिरप के साथ में एक चीज और आप दे सकते हैं, जिसको हम मैं या भाई मेरा बोले चाहे वो ले, वो तो कह रहा था मैं दे दूंगा। ग्रीन कॉफी मैं क्या बोलूं उसमें, गार्सिनिया दे देगा तेरे को। ग्रीन कॉफी गार्सिनिया ये स्पेशली किस चीज के लिए आती है, जिस्म से फासिद चर्बी को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। और आप सब लोगों को पता होगा कि ग्रीन कॉफी गार्सिनिया ओबेसिटी, मोटापे के लिए, मोटापे में फासिद चर्बी को घटाने के लिए बहुत ज्यादा काम करती है। ग्रीन कॉफी एंड गार्सिनिया, 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 GARCINIA, गार्सिनिया, ग्रीन कॉफी गार्सिनिया, ये दो तो परफेक्ट हैं। अगर किसी ऐसे लेडीज को या जेंट्स को गांठ है, जिसकी मतलब मोटाई भी बहुत ज्यादा है, मोटापा भी बहुत ज्यादा है उसको, मतलब गांठ तो है नॉर्मल, एक तो नॉर्मल चीजों को ये सब काम है, लेकिन कोई ऐसा पेशेंट है जिसको गांठ के साथ साथ में उसका वेट भी बहुत ज्यादा है, तो इसके साथ में एक चीज हम और ऐड करेंगे। बात को समझ रहे हैं ना आप लोग? मतलब एक तो नॉर्मल पेशेंट हुआ जिसको सिर्फ गांठ है, उसको ये दोनों दे सकते हैं हम। लेकिन एक ऐसा इंसान है जिसको गांठ है लेकिन वो मोटा है, वो चाह रहा है कि दोनों चीजें कम हो जाए, मेरा मोटापा भी कम हो जाए और मेरी गांठ भी कम हो जाए, तो इसके साथ में आपको और 2 चीजें ऐड करना होगा। उसमें से एक है काम तो हो जाएगा, ग्रीन वाला कार्ड तो फुल हो चुका है, टी, ग्रीन टी टैबलेट। और एक चीज कौन सी है बता सकते हैं कोई? नहीं मैंने Very good. तो कॉपी करना, तुमने कॉपी नहीं किया था। और एक चीज कौन सी है? फैक्टोफिट। अगर किसी इंसान को, देखिए एक ही में मैं 2 चीजें क्लियर कर रहा हूँ। एक तो सिस्ट के प्रॉब्लम का जो मरीज होता है उसको सिर्फ 2 ही चीज देने होती हैं, सिस्ट केयर, ग्रीन कॉफी गार्सिनिया। लेकिन वही सिस्ट का मरीज ऐसा है जिसको मोटापा बहुत ज्यादा है, तो उसको सिस्ट केयर, ग्रीन कॉफी गार्सिनिया, ग्रीन टी टैबलेट, फैक्टोफिट सब देना होगा। अगर कोई इंसान सिर्फ मोटा है, सिस्ट नहीं है, उसको सिस्ट केयर हटा करके ग्रीन कॉफी गार्सिनिया, ग्रीन टी और फैक्टोफिट ये तीनों देंगे तो काम चल जाएगा। ग्रीन टी में अपने पास 2 चीजें हैं, ग्रीन टी टैबलेट भी है और ग्रीन टी पाउडर भी है, दोनों में से अपने मर्जी के हिसाब से कोई भी दे सकते हैं। अब पाउडर हम लोगों ने नॉर्मल तरीके से जो घर में रहते हैं जिनके पास टाइम ज्यादा होता है उनके लिए बनाया है, और टैबलेट उनके लिए बनाया है जो बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल लोग रहते हैं, जैसे कि दिल्ली वगैरह के लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। इसी तरीके से नवंबर, मुंबई, कोलकाता जो टाइम की बहुत ज्यादा कमी रहती है ना, तो वहाँ पर सिर्फ पानी गर्म करो, गोली डालो, चाय तैयार हो गई, पी लो, निकल जाओ, वही काम करेगा। अब ये 2 चीजें समझ में आ गई आपको? अब इसके डोजेस के बारे में सुनते हैं। डोजेस आपको सिस्ट केयर सिरप ये 15 ml क्या कह रहे हैं तुम्हारा, बिफोर फूड लेना है, 15 ml सुबह शाम खाना खाने से पहले लेना है।
स्विच कैंसर। और ग्रीन कॉफी का सिनिया क्या थी? मेरे को तो ये भी सुबह शाम खाना खाने से पहले ही लेना है, एक ही कैप्सूल। कह रहा हूँ वो तो आधे में मैंने वो तो आधे पैसे दिखाना तेरे को, मैं थोड़ी ना दूंगा बस। और गारंटी टैबलेट ये खाना खाने के बाद, क्योंकि चाय की तरीके से पी जाती है और खाने को भी हजम करता है, एसिडिटी वगैरह की शिकायत खत्म हो जाती है। और उसके साथ साथ में ये सबसे बड़ा फायदा कैंसर के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। गारंटी टैबलेट 2 टाइम खाना खाने के बाद में इसको डायरेक्टली लेना नहीं है, बल्कि इसको 1 कप पानी गर्म करना है। वो 1 कप गर्म पानी के अंदर 1 गोली जैसे ही आप डालते हैं, डालते ही वो चाय बन जाएगी, इमीडिएटली वो आप पी लेना है। समझ गए आप लोग? ये उसका फायदा है। खाने से पहले नहीं वाला फार्मूला है जो चर्बी को काटता है। मैं देख हंसी मजाक दे रहा। तो इसको हम क्या करेंगे, फैट टू फिट को रात में एक ही वक्त, रात में सोते वक्त खाना खाने के बाद में आधे गिलास पानी में डाल के हिला के पी लेना है। समझ गए आप लोग? रात में आधे गिलास पानी में 1 चम्मच डाल के हिला के पी लेना है। वो कह रहे मिलेगा पैसे तो मैं गांठ के बारे में बता रहे थे, 2 प्रकार की होती है, इसको एक बार और बता दें। फाइब्राइड की जो गांठ होती है ना ओवरीज में, स्पेशली उसको भी यही दवाई चलेगी फाइब्राइड की गांठ को, लेकिन वहां पर गोश्त का लोथड़ा आ जाता है। कौन सा? गोश्त का लोथड़ा आ जाता है, जो कि ऐसा ऐसा बढ़ते उन्हें कहीं ना कहीं फैटी लिवर या लिवर में इंफेक्शन वगैरह कुछ ना कुछ है। तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 चीजों के ऊपर ख्याल करेंगे। सबसे पहली चीज, बैरूनी जो हो रहा है उसको हम पहले क्लियर करने की कोशिश करेंगे, उसी के साथ साथ में फिर अंदरूनी तरीके से भी हम प्रॉब्लम को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम कोई दवाइयों के ताल्लुक से नाम लिखते हैं, उसको हम पहले लिख लें, फिर बाद में डोज में आपको बताऊंगा। फंगल इन्फेक्शन में खुजली के अलावा नाखून खराब भी होना, टोटली चीजें, बैरूनी चीजें सब में कहीं पर भी हो सकती है। उसका बाल लोगों के सर के बाल निकल जाते हैं, बाल लोगों के नाखून निकल जाते हैं, ज्यादा डंडर होना सब फंगल के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए सिर्फ इसको एफ कहते हैं। टैबलेट और एफ क्रीम और स्किन केयर टैबलेट, ये चीजें ऊपरी तौर से काम करेगी। अब इसके साथ में और एक चीज और करें, सोप अपने इलाके के एतबार से, वैसे अपने पास भी सोप बन रहा है, लेकिन अपने इलाके में जहाँ पर आपको नीम का सोप वगैरह मिलता है, वहां से नीम का सेप लेकर के आप इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, नीम सोप, ठीक है, कोई भी बेहतरीन क्वालिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन में एक मरीजा मेरे पास आई थी, वो ऐसे जैसे खुजलासी थी, पूरा उनका निशान हो जाता है, पूरे बदन में खुजली है, काफी दिनों से वो दवा मैंने दी लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं। इसको नोट कर लें हम, एफ टैबलेट, एफ क्रीम, स्किन केयर टैबलेट, नीम सोप। इसमें एफ क्रीम एक्सटर्नल के लिए आएगा, नीम एक्सटर्नल यूज के लिए, अब इंटरनल यूज के लिए एफ टैबलेट, स्किन केयर टैबलेट आएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, ऊपरी बीमारी के साथ साथ में अंदरूनी बीमारी भी क्लियर करना है। तो हमारे पास यहाँ पर अंदरूनी बीमारी क्लियर करने के लिए 2 चीजें हैं, और 2 में से किसी का नाम बता सकते हैं आप? एक लिवर कैंसर, दूसरा डाइजेस्टिव, तीसरा जिनीफरा जूस और डिटॉक्स। और अब देखिए, हमको 2 चीजों में से एक चीज को चूज करना है। एक है ब्लड प्यूरिफायर, एक है ब्लड प्यूरिफायर। अगर ब्लड प्यूरिफायर अवेलेबल ना हो तो दूसरी चीज है
थोड़ी देर में बात होगा यार। त्रिफला जूस, ब्लड प्यूरिफायर या त्रिफला जूस, ये दोनों में से कोई एक चीज आप दे सकते हैं। त्रिफला जूस सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। दोनों के दरमियान में अगर मुकाबला लगाया जाए तो दोनों में सबसे ज्यादा बेस्ट हमारे जिस्म को फायदा पहुंचाने के लिए और इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए त्रिफला जूस सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक बॉम्बे का पेशेंट आया हुआ था जो जिस्म मुकम्मल तौर से जिसका सड़ा हुआ था, मुकम्मल तौर से। शायद मेरे पास उसके फोटोज वगैरह भी हैं। तो इवन वो बंदा आकर के जो है ना मौत की भीख मांग रहा था, बोला कि पिछले 7 सालों